हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे थे इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 के 2025 का पास्ट ईयर क्वेश्चंस का, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, एंड अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपके पास दो पार्ट में क्वेश्चंस गिवन थे। पहला पार्ट में क्या बोला गया है कि हाउ इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिफरेंट फ्रॉम मोनोपोली। तो बेसिकली मोनोपोलिस्टिक ये यूनिट नंबर 3 का पार्ट है। तो बेसिक छोटा सा टॉपिक था यूनिट नंबर 3 आपका। सो दैट शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और डायग्राम। ओके, सो मेनली ना आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम का डायग्राम आपको बनाना है। जब आप बुक में देखोगे ना तो वहां पे आई थिंक लॉन्ग रन वाला दे रखा है, जहाँ पे एवरेज कॉस्ट को हम लोग क्या करते हैं, डिमांड कर्व से टेंजेंट करते हैं। ठीक है, बट शॉर्ट रन के अंदर में वो एक तरीके से नॉर्मल मोनोपोली की तरह ही काम करेगा। बट देखते क्या है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो मैंने तो शुरुआत में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज हाउ इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिफरेंट फ्रॉम मोनोपोली, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिख दिया है। डिफरेंस बिटवीन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और मोनोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर विद अ सिंगल फर्म प्रोड्यूसिंग अ गुड with no close substitute and facing barriers to entry. The firm has full market power and can earn supernormal profit even in long run. ठीक है, but in contrast, monopolistic competition consists of many firms producing similar but differentiated product. There is a free entry and exist, जैसा आपको पता है, and each firm has some degree of market power because its product is slightly different from others. की डिफरेंस कुछ दे रखा है आपको यहाँ पे। मोनोपोली हैज अ वन फर्म while monopolistic competition has many firms. Monopoly produces a unique product, whereas monopolistic competition involve product differentiation. Entry is restricted in monopoly but free in monopolistic competition. A monopolistic can earn long run profit, whereas in monopolistic competition profit are zero in the long run. The monopolist faces market demand, while each firm in monopolistic competition faces a downward sloping firm specific demand curve. क्लियर है? अच्छा, ये तो पहले पार्ट का था। आगे बोला शॉर्ट शो द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो इन अ शॉर्ट रन अ फर्म अंडर monopolistic competition behave like a monopolist. The firm faces downward sloping demand curve due to product differentiation. It maximize profit by choosing output where MR equal to MC. तो नॉर्मल जो डायग्राम आपने सीखा था, ये डिमांड कर्व है, इसके ट्वाइस फिर से MR आपका गिर रहा है। ये आपके पास अपवर्ड स्लोपिंग MC है, जो कि आपके इस एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पे कट करके निकल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MC मस्ट बी कट फ्रॉम मिनिमम ऑफ एसी के मिनिमम पे ही कट होना चाहिए। तो ये आप डायग्राम पे बस ध्यान रखोगे। ठीक है, शॉर्ट रन सिंस था तो मैंने एसी को जानबूझकर डिमांड करके नीचे से बनाया हुआ है। अगर ये लॉन्ग रन वाली बात होती तो मैं एसी को डिमांड करके टेंजेंट करके बनाता। इस बात को ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नॉर्मली अगर शॉर्ट रन मेंशन नहीं होता, बोलता कि नॉर्मली आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर में इक्विलिब्रियम कंडीशन को बताओ, तो मैं एसी को इससे टेंजेंट करके ही ड्रॉ करके बनाता। बट यहाँ पे शॉर्ट रन इन्होंने मेंशन कर दिया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एसी को डिमांड करके थोड़ा नीचे बना रहा हूँ। क्लियर है? तो ये मेरे पास एम आर इक्वल टू एम जी से क्वांटिटी आया मोनोपोली का। इस क्वांटिटी को जब मैं डिमांड फंक्शन पे ले जाऊंगा तो मेरे पास प्राइस आ जाएगा। इस क्वांटिटी पे जो मेरा कॉस्ट है एसी के पास लेके जाऊंगा तो ये मेरा कॉस्ट है, मतलब ये रहा टोटल कॉस्ट, ये रहा मेरे पास टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को निकालेंगे तो जो बचा हुआ येलो कलर का एरिया, दैट इज माई प्रॉफिट। क्लियर है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। So in the short run, if the demand curve lie above the average cost curve at the optimal output, the firm earn positive economic profit. मतलब कुछ जीरो से बड़ा होगा। But due to free entry in the long run, but long run के अंदर में since free entry होता है तो इसके वजह से क्या होगा, profit are driven to zero where the demand curve is tangent to the AC curve. क्लियर है? तो ये आपको मेंशन करना था किसमें, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट में, जो कि 9 मार्क्स का था। इतना अगर आप लिखते हैं तो आराम से आपके पास आपको 9 नंबर मिल जाए। चलिए, तो देखा जाए तो यूनिट नंबर 1 और 3, जिसको कि मैं कलर करके पढ़ाता हूँ, उससे 39 नंबर का क्वेश्चन अब तक में आ चुका है। और यूनिट नंबर 2 जो कि जनरल इक्विलिब्रियम था, उससे 24 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है, जो कि आई थिंक पब्लिक गुड्स एंड लिंजल प्राइसिंग के करस्पॉन्ड में गिवन है। तो ये एक तरीके से आपका यूनिट नंबर 5 का कंसेप्ट है, वो 9 मार्क्स में पूछा गया है। तो यूनिट नंबर 4 एंड 5 भी साथ में ही पढ़ते हैं एक्सटर्नलिटीज एंड पब्लिक गुड्स को। देखते हैं क्या है। कहता है व्हाट आर दी पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स क्या होता है सभी को पता है। कहता है इज प्राइवेट प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स पॉसिबल। क्या प्राइवेट प्रोविजन जो है पब्लिक गुड्स को वो पॉसिबल है? तो यस पॉसिबल है, बट उसके कई सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुए। तो मैंने थोड़ा अपने तरीके से लिखा है, बुक के लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। सबसे पहले, पब्लिक गुड्स आर गुड दैट सच। पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, जो कि नॉन रेगुलेटरी नेचर हो और नॉन एक्सप्लोरेबिलिटी हो। रेगुलेटरी का बेसिकली मतलब क्या होता है नॉन वाले में,
1% कंजम्पशन डज नॉट रिड्यूस द एबिलिटी फॉर अदर, मतलब अगर मैं पब्लिक गुड्स को यूज कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे यूज करने से वो कम हो जाएगा, साथ दूसरा वाला भी आएगा तो वो उतना ही यूज करेगा। और स्टूडेबिलिटी, नॉन स्टूडेबिलिटी का इसमें मतलब क्या है, इट इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू एक्सक्लूड एनीवन फ्रॉम द कंज्यूमिंग ऑफ दैट गुड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक पार्क है, स्ट्रीट की लाइटिंग्स है, एनईटीसी वगैरह, क्लियर है। कहता है कि यस प्राइवेट प्रोविजन इज पॉसिबल, कैसे पॉसिबल पॉसिबल होता है, जैसे आप जब बुक आप पढ़ रहे होंगे तो बुक में आपको मतलब, और जब मैंने आपको पढ़ाया हुआ तो एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ कि मान लेते एक रूम में अगर आपको टीवी लगाना है, दो लोग हैं, तो मान लेते दो रूममेट्स हैं। अगर दोनों रूममेट्स एग्री होते हैं, मतलब दोनों रूममेट्स कितना विलिंग्स टू बाय, मतलब कितना विलिंग्स टू पे है, मतलब उनकी रिजर्वेशन प्राइस क्या है टीवी के लिए पे करने का, वो अगर ईमानदारी ऑनेस्टली वे में दोनों बताता है अपना, और दोनों के जो पे करने का रिजर्वेशन प्राइस है, उन दोनों का सम टोटल अगर टीवी के कॉस्ट कितना आता है या कॉस्ट से बड़ा आता है तो टीवी आ जाएगी। उस टाइम पे क्या होगा, प्राइवेट प्रोविजन पॉसिबल होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो तो दो रूममेट है, तो एक रूममेट को पता है कि मैं कितना दे सकता हूँ, बट वो जानबूझकर छुपाता है, कम करने की कोशिश करता है कि सामने वाला ज्यादा दे दे। या फिर फ्री राइडर प्रॉब्लम, उसको ये पता है कि अगर मैं नहीं खरीदूंगा तो दूसरा तो खरीदेगा ही, उसको मतलब ज्यादा जरूरत है देखने, ज्यादा उसको मैंने टीवी देखने का, तो उस टाइम पे भी मैं जो पे कर सकता था बट मैंने पे नहीं किया, मैं फ्री में उसको यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये सब प्रॉब्लम है। तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। Yes, private provision is possible, but it often leads to market failure due to free rider problem. Since people cannot exclude from the benefit, अगर मान लो तो मैं टीवी ले लेता हूँ रूम में, ऐसा नहीं कि मैं दूसरे अपने रूममेट का आंख बंद कर दूंगा, अगर टीवी चल रहा है तो वो भी देखेगा भले वो पैसा दे या ना दे। They have an incentive to let other pay for the goods while they enjoy it for free. इसी को कहते हैं free rider problem. डिस्पाइट डिस्पाइट दिस प्राइवेट प्रोविजन, डिस्पाइट दिस बेसिकली इस पर्टिकुलर फेयर प्रॉब्लम को हटा के अगर देखा जाए तो प्राइवेट प्रोविजन जो है वो हो सकता है थ्रू दी सोशल नॉर्म्स, जैसे कि कुछ चैरिटीज वगैरह होते हैं, सोशल नॉर्म्स वगैरह होते हैं, जहाँ पे हम लोग फंड जमा करके कोई चीज को हम लोग कुछ मतलब कलेक्टिव बेनिफिट में जहाँ पे विश्वास रखते हैं, तो एक तरीके से मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ। ये आप ऐड ना करके आपने जो बुक में आपने पढ़ा था कि अगर जो भी जितने भी इंडिविजुअल है वो सारे म्यूचुअल कंसेंट दे, सारे अपना मतलब ऑनेस्टी से रिव्यू दे, तो ये प्राइवेट प्रोविजन वाला कंसेप्ट काम कर सकता है। बाकी अगर आप ये भी लिखोगे तो ये भी 100% सही है। तो कहने का मतलब 9 मार्क्स में पूछा गया था पहला पार्ट का, ये 4.5 मार्क्स में था। 9 मार्क्स में दो क्वेश्चन पूछे गए, तो पहला था 4.5 नंबर के लिए, मान लेते हैं तो आराम से इतना आप लिखोगे तो 4.5 नंबर आपको मिल जाएंगे, 2 नंबर डेफिनेशन के, एंड 2 से 2.5 नंबर आपका ये प्राइवेट प्रोविजन वाला था। बी पार्ट में क्या बोला गया है, कहता व्हाट इज लिंगल प्राइसिंग एंड इलेबरेट ऑन इट्स लिमिटेशन। लिंगल प्राइसिंग क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, जब हम लोग क्या करते हैं प्राइवेट गुड्स को फाइनेंस करने के लिए जब पब्लिक से पैसा लेते हैं टैक्स के कोरस्पॉन्ड में, उस प्राइसिंग को ही हम लोग लिंगल प्राइसिंग कहते हैं, क्लियर है। और उसकी भी लिमिटेशन होती है कि पब्लिक अपना शेयर जो है वो एग्जैक्टली नहीं बताता, जैसे और हो सकता है कि जो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फ्री राइडर प्रॉब्लम के कोरस्पॉन्ड में भी काम करना चाहता है, मतलब फ्री में भी यूज करना चाहता है, ये इसकी लिमिटेशन है। देखते हैं पढ़ते हैं, थोड़ा बुक से रिलेट करके मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा मैं समझाता हूँ भी आपको क्या है यहाँ। The legal pricing is a method for financing public goods in which each individual is assigned a personalized tax share, क्लियर, जिसको हम लोग प्राइस बोलते हैं, जो कि इक्वल टू द मार्जिनल विलिंगनेस टू पे फॉर द पब्लिक गुड्स। मतलब मैं, मेरा मार्जिनल विलिंगनेस टू पे कितना होगा उसके बराबर ही मैं क्या करूंगा, एक प्राइस टैक्स पे करूंगा, क्लियर है। कहता each individual is asked how much of the public goods they demand at a given tax year and equilibrium is reached when total tax share, जितना भी टोटल टैक्स शेयर हो सभी को मिलाकर वो कवर कर दे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोविजन, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ जो पब्लिक गुड्स बनेगा उसका, क्लियर है। अब ध्यान से इसी चीज को, तो मैकेनिज्म में वो कैसे काम करता है वो मैंने बताया। लेटर सपोज, सपोज इंडिविजुअल ए एंड बी दो एजेंट है, आर असाइन टैक्स शेयर अल्फा ए एंड अल्फा बी, मतलब कि मान लेते हैं एजेंट ए जो टैक्स शेयर देगा वो होगा अल्फा ए, मतलब जो प्रोपोर्शन देगा, मतलब मान लेते हैं किसी पब्लिक गुड्स का कोई कॉस्ट है, उस कॉस्ट का मान लेते हैं जो मैं शेयर मतलब पे करूंगा वो है अल्फा ए। सिमिलरली एजेंट बी जो कहेगा वो है अल्फा बी, क्लियर है। कहता इच इंडिविजुअल चूज द लेवल ऑफ पब्लिक गुड एक्स टू मैक्सिमाइज द यूटिलिटी, कोई भी मैं भी जो पब्लिक गुड्स के लिए पैसा देना चाहता हूँ तो मैं उतना ही पब्लिक गुड्स को निकाल लेना चाहूंगा सो दैट कि मेरी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो सके। तो किसी भी एजेंट का जो यूटिलिटी होगा वो किस पे डिपेंड करता है, एक तो पब्लिक गुड्स और एक प्राइवेट गुड्स पे। तो कहता है मैंने पब्लिक गुड्स के कॉन्स्टेंट में लिखा है, कहता है कि मेरे पास जो मेरी यूटिलिटी होगी, कितना पब्लिक गुड्स आता है मेरे, सपोज एक्स क्या पब्लिक गुड्स है, तो कितना पब्लिक गुड्स है वो, प्लस में जो रिमेनिंग इनकम मेरे पास बचेगा फॉर प्राइवेट गुड्स, तो ये वाई ए मेरा इनकम है,
इस इनकम में से मैं पब्लिक गुड्स के लिए जो मैंने अमाउंट पे किया है, ये एफ इनवर्स एक्स इज नथिंग बट अ कॉस्ट ऑफ पब्लिक गुड्स, टोटल कॉस्ट ऑफ पब्लिक गुड्स अल्फा ए मतलब मेरा शेयर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो आएगा that वो अमाउंट जो अमाउंट मैं पब्लिक गुड्स के लिए पे करना चाहता हूँ। क्लियर है? फिर से मैं बोल रहा हूँ, एफ इनवर्स टोटल कॉस्ट है पब्लिक गुड्स का, अल्फा ए मेरा शेयर, इन दोनों का से जो आंसर आएगा अमाउंट आएगा वो क्या है, टैक्स अमाउंट पेड बाई ए, मतलब मैं कितना टैक्स अमाउंट पे करूंगा। तो मैं अपने पूरे इनकम में जो मैंने पब्लिक गुड्स के लिए अमाउंट पे किया था उसको जब मैं हटा दूंगा तो बचा हुआ अमाउंट को मैं क्या करूंगा, प्राइवेट गुड कंज्यूम करूंगा। तो मेरी यूटिलिटी किस पे डिपेंड करती है, पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स के कंजम्पशन पे। ऑप्टिमल कंडीशन क्या होता है, तो ये मैं इसका एमआरएस जो है इसके बराबर आएगा, तो इसको आप मार्जिनल रेवेन्यू, इसका मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालोगे, जो कि क्या होगा, अल्फा अपॉन में एफ डैश, सिमिलर टू एजेंट बी का ये आएगा। आप क्या कहेंगे, दोनों का जितने भी एजेंट है उन सब का एडिशन में जब मैंने निकाला तो ये निकला है। अच्छा, ये निकला, अब इसके बाद में थोड़ा काम समझाता हूँ आपको। मतलब ये था एजेंट ए कितना पे करेगा, एजेंट बी कितना पे करेगा, अल्फा ए और अल्फा बी इज दी शेयर ऑफ बोथ एजेंट जो कि पब्लिक गुड्स के लिए देंगे। क्या मैं कह सकता हूँ इन दोनों का समेशन वन के बराबर होना चाहिए, मतलब ये जो शेयर दे रहे हैं, प्रोपोर्शन जो दे रहे हैं, प्रोपोर्शन का समेशन वन होना चाहिए ना, तब जाके पब्लिक गुड्स आ पाएगा ना जो कोस्ट है। तो कहने का मतलब सिंस अल्फा ए प्लस अल्फा बी बराबर वन होना चाहिए, तो वी गेट दिस, इसी को कहते हैं हम लोग साइमल्टेनियस कंडीशन फॉर एफिशिएंट प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। यही आपका क्या है, लिंजल प्राइसिंग का कंसेप्ट है। इसकी लिमिटेशन होती है क्या, तो फ्री राइडर प्रॉब्लम सेम अभी जो मैंने लिखा है उसी वही आप यहाँ पे लिखवा सकते हो, कि लोग कुछ ऐसे लोग होंगे जो खुद का मतलब जो शेयर है वो कितना मतलब उसकी जो विलिंगनेस टू पे है, मार्जिनल विलिंगनेस टू पे, वो सही से नहीं बताएंगे, और वो चाहेंगे कि सामने वाला मतलब बाकी सबसे ही वो पब्लिक गुड्स बन जाए और मैं फ्री में क्या करूँ, यूज करूँ। तो वो है फ्री राइडर प्रॉब्लम, तो इसको आप अपने तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो। और दूसरा क्या होता है, प्रीफरेंस रिविलेशन प्रॉब्लम। क्या कहने का मतलब है, कहता ट्रू विलिंगनेस टू पे इज प्राइवेट इंफॉर्मेशन, मैं किसी पब्लिक गुड्स के लिए मैं कितना पे करना चाहता हूँ ये मेरी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है। इस चीज को ऑब्जर्व करना या वेरीफाई करना ये इजी नहीं होता। मतलब मैं सामने वाले के लिए ये पब्लिक गुड्स कितना बेनिफिशियल है, वो कितना दे सकता है मैक्सिमम, ये चीज मैं मेरे को पता करना इज क्वाइट क्वाइट इम्पॉसिबल। तो वही चीज लिखा गया, इसकी वजह से भी आप क्या होगा, ये लिंगल प्राइसिंग काम आपका थोड़ा सा मतलब इनएफिशिएंट रहेगा, मतलब मार्केट फेल्यूर हो सकता है। तो ये सब कुछ लिमिटेशन है जो आप जान सकते हो। तो 4.5 नंबर के लिए आई थिंक इतना अगर आप लिखते हो तो आपको आराम से एग्जाम में हंस के 4.5 नंबर देगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट था, जो कि 18 मार्क्स का था, जिसमें कि 9 मार्क्स था आपका यूनिट नंबर 3 से, और रिमेनिंग 9 मार्क्स यहाँ से था, तो यूनिट नंबर आपका 5 से। चलिए, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 ना, पता है जब जो 2025 में जब पेपर हुआ था तो कई सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन नंबर 5 पे छोड़ दिया था, कुछ ने इसको सॉल्व भी कर लिया था। जब आप सेमेस्टर 5 में गेम थ्योरी पढ़ लोगे ना तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है। और सिंस सेमेस्टर 4 में पहले ना गेम थ्योरी का कंसेप्ट सेमेस्टर 4 में होता था, तो उसके करस्पॉन्ड में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको गेम थ्योरी आता है तभी ये कर पाओगे, क्योंकि ये पूरा प्रॉपर गेम थ्योरी क्वेश्चन नहीं है। इसमें ना बीइंग इकोनॉमिक्स स्टूडेंट आपको किसी भी चीज को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना आना चाहिए। तो एग्जामिनर बस इतना जानता है कि आपको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना आना चाहिए। अगर आपको वो आता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को रीड करके आंसर निकाल सकते हो। तो ये 18 मार्क्स का क्वेश्चन देखो कितना सिंपल है, बस समझना आपको आना चाहिए। देखो क्या लिखा गया है, कहता कंसीडर टू रूममेट, दो रूममेट्स हैं 1 and 2, who simultaneously choose the number of hour that they spend cleaning their apartment। तो बेसिकली दो रूममेट है, मैं हूं और सपोज आप हो, और हम दोनों को ये चूज करना है कि कितना घंटा हम लोग अपने जिस रूम में रह रहे हैं ना उसको साफ सुथरा में लगाना है। कहता इन पर्टिकुलर अज्यूम दैट रूममेट आई यूटिलिटी फंक्शन व्हेन ही स्पेंड एच आवर क्लीनिंग एंड रूममेट जे स्पेंड एच आवर क्लीनिंग, इस तरीके से देगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि मैं जितना घंटा लगा मतलब रूम को साफ करने के लिए दूंगा उसको मैंने आई से रिप्रेजेंट कर दिया। जो दूसरा पार्टी आप हो, आप जितना घंटा रूम को साफ करने के लिए लगाओगे उसको मैंने जे से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर मैं अपना यूटिलिटी फंक्शन निकालता हूं तो वो यू आई के करस्पॉन्ड में होगा, और आपका मैं निकालूंगा तो यहाँ पे आई की जगह पे जे लिख दूंगा। क्लियर है? तो यू जे के करस्पॉन्ड में होगा। जब मैं अपना निकाल रहा हूं तो पहले मैं एच आई बाद में एच जे आपका रख रहा हूं। जब आप अपना निकालते हैं मतलब जब यूजे निकालते हैं तो पहले आप रखते हैं एच जे बाद में रखते हैं आप एच आई। अब ध्यान से देखते हैं यूटिलिटी फंक्शन कैसे मतलब डिजाइन किया गया है। कहता है किसी भी एजेंट का यूटिलिटी फंक्शन होगा, जैसे सपोज मैं आई की बात कर रहा हूं मतलब मैं अपना कर रहा हूँ, तो ये किस पे डिपेंड करता है, तो 24
तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो कि पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं काम करने के लिए। तो 24 घंटे में HI मतलब कि मैं कितना रूम को साफ करने के लिए कितना घंटा यूज कर रहा हूँ। तो जितना मान लेते हैं मैं 24 घंटे में 10 घंटे रूम साफ करने के लिए मैं लगा रहा हूँ, तो मतलब जो रिमेनिंग 14 आवर होगा वो मेरे लिए लीजर कहलाएगा। क्लियर है। प्लस में बीटा एच आई, मतलब बीटा एच आई मतलब मैंने जितना घंटा काम किया है, प्लस मेरे साथ साथ आपने जितना घंटा रूम को साफ करने के लिए काम किया, एक तरीके से ये भी दे रखा है। इसी चीज को एग्जामिनर ने थोड़ा समझाया, क्या समझाया कि द फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट द यूटिलिटी दैट रूममेट आई एंजॉय फ्रॉम द आवर ही स्पेंड नॉट क्लीनिंग द अपार्टमेंट। कहता है कि जब मैं आई की बात करूं, मान लेते हैं आई मैं था, तो जब मैंने अपनी यूटिलिटी की बात कर रहा हूँ तो मेरी यूटिलिटी एक इस चीज से मिलेगी कि टोटल घंटा में जब मैं अपने काम करने वाले घंटे को हटा दूंगा तो बचा जो घंटा ये है, ये मैं फ्रीली कहीं ना कहीं इंजॉय कर सकता हूँ। तो ये जितना बड़ा होगा उतना मेरे लिए बेटर। इस एक तो मेरे को इससे यूटिलिटी मिलेगी, तो ये लीजर एक तरीके से, एक तो लीजर से यूटिलिटी मिलेगी। साथ साथ में क्या बोला गया है, ठीक है स्पेंड, ठीक है उसके बाद ओके एंजॉय आवर स्पेंड नॉट क्लीनिंग, ठीक है। और साथ साथ में बोला गया है बिकॉज डे हैज 24 आवर। आगे द सेकेंड टर्म मेजर द यूटिलिटी दैट ही इंजॉय फ्रॉम अ क्लीनिंग अपार्टमेंट। और दूसरा टर्म क्या है कि जितना मान लेते हैं आप अपार्टमेंट में मेहनत करोगे इसको साफ रखने के लिए, उतना ज्यादा वो क्लीन रहेगा और उतना ज्यादा आपको यूटिलिटी मिलेगी। तो दूसरा ये है। तो दूसरे में क्या करता है, डिपेंड करता है कि आप मैं और आप मिलके जितना ज्यादा करेंगे काम, उतना मेरा रूम साफ होगा। तो वही दिखा गया, एच आई मतलब मेरा, एच जे मतलब आपका कंट्रीब्यूशन, और दोनों का कंट्रीब्यूशन मिलाकर जितना रूम में अपार्टमेंट में क्लीनिंग के लिए हम लोग लगाते हैं उतना मेरा अपार्टमेंट क्लीन रहेगा। तो बेसिकली बोला गया है दे एंजॉय फ्रॉम द क्लीनिंग अपार्टमेंट विच डिपेंड्स ऑन बोथ एच आई एच जे। एच आई मतलब बोथ के समय के, मतलब मैं कितना समय दे रहा हूँ साफ करने के लिए, आप कितना समय दे रहे हो साफ करने के लिए, एंड इज इंक्रीजिंग इन अ पैरामीटर बीटा पॉजिटिव। और ये बीटा एक तरीके से पैरामीटर है, मतलब मैं हम दोनों मिलकर जितना ज्यादा समय देंगे रूम को साफ करने के लिए, ये बीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, इट मीन्स यू मेरा यूटिलिटी उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो एक तरीके से पता है क्या है, एक तरीके से एक्सटर्नैलिटीज का कंसेप्ट जो आपने पढ़ा था, तो उसमें याद करो ऐसा देखो, मतलब कि अगर सामने वाला भी क्लीन करता है तो उससे भी मेरे को कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है, मैं करता हूँ तो सामने वाले को प्रॉफिट मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके से काम चल रहा है, कुछ ऐसा सिनेरियो चल रहा है। देखते हैं आगे बोला, सपोज दैट टू रूममेट्स चूज देयर हाउस ऑफ क्लीनिंग इंडिपेंडेंटली। अगर मान लेते हैं हम दोनों इंडिपेंडेंटली चूज कर रहे हैं कि मैं कितना समय लगाऊं इस चीज को, रूम को साफ करने के लिए, तो व्हाट आर द ऑप्टिमल नंबर ऑफ आवर क्लीनिंग इन दिस कंटेक्स्ट। तो सिंपल सी बात है ना, ये मेरे लिए यूटिलिटी फंक्शन है, मतलब एजेंट आई का ये यूटिलिटी फंक्शन है। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा अपने एच आई से, तो जो भी एच आई की वैल्यू आएगी कहने का मतलब वो उतना ही यहाँ पर मैं लगाना चाहूंगा। अगर इंडिपेंडेंटली की बात कर रहे हैं तो पहले चेक करते हैं। गिवन मेरे पास ये दे रखा है, हमें मैक्सिमम करना है, अपने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है। तो जब मैं एच आई एजेंट ए की बात करते हैं, तो एजेंट ए मतलब मैं अपनी बात करता हूँ तो एच आई के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डेल यू अपॉन में डेल एच आई, क्योंकि ये वेरिएबल एच आई और एच जे दोनों पे डिपेंड करता है। तो डेल यू अपॉन में डेल एच आई जब निकालते हैं तो यहाँ से मेरे पास -1 आ जाएगा, यहाँ से 2 बीटा एच आई आ जाएगा, यहाँ से बीटा एच जे आ जाएगा। उसके बाद इसको जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं किसी को मैक्सिमाइज करने के लिए, जो फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन होता है उसको डिफरेंशिएट करो और फर्स्ट ऑर्डर को इक्वल टू 0 पुट करो, वो मैंने 0 पुट कर दिया। तो मेरे पास क्या आया, एच आई इन टर्म्स ऑफ एच जे, ये मेरा बेस्ट रिस्पॉन्स है। मतलब एच आई की वो वैल्यू जिसपे बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि मैं कितना काम करना पसंद करूंगा, मतलब मैं कितना समय अपार्टमेंट को बेसिकली साफ करने के लिए देना चाहूंगा। अच्छा, सिंस दोनों ही रूममेट सेम के बारे में कुछ ऐसा नहीं बता रखा है तो मैंने उसको आइडेंटिकल माना, आप उसको अज्यूम कर सकते हो बोथ रूममेट्स आर सिमेट्री। तो एक आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है तो मतलब एच आई और एच जे आपस में इक्वल होंगे। तो ऑन दैट टाइम मैंने क्या किया, यहाँ पे भी जब एच जे की जगह पे भी एच, एच आई की जगह पे भी एच रखोगे तो आपके पास एक एच स्टार आएगा, दैट इज 1/3 बीटा। तो कहने का मतलब दिस इज द ऑप्टिमल इंडिपेंडेंट आवर है दोनों के लिए। जब वो इंडिविजुअली क्या करेगा, देखो अगर मैं सामने वाला पार्टी जे जो जे है उसके लिए यूटिलिटी फंक्शन बनाता तो क्या बनता है, ये बनता है यू जे, यू जे, यहाँ पे आई आ जाता 24 माइनस में, यहाँ पे जे आ जाता, यहाँ पे जे आ जाता, यहाँ पे जे आ जाता, यहाँ पे जहां जहां आई था वहां जे, जहां जहां जे था वहां आई। बाकी ये सेम ही रहता ना, फंक्शन तो सेम ही रहता। तो बोथ आर आइडेंटिकल। अगर आइडेंटिकल है तभी तो एक ही यूटिलिटी फंक्शन आपको गिवन दे रखा है। तो कहने का मतलब जो मेरे लिए जितना एच होगा उतना लिए आप, मतलब इस यूटिलिटी फंक्शन को मैक्सिमाइज करते टाइम जो मेरा मैक्सिम ऑप्टिमम पॉइंट निकलेगा एच का, ऑप्टिमम लेवल निकलेगा एच का, उतना ही तो आपका भी निकलेगा क्योंकि बोथ आर आइडेंटिकल। इसी को मैंने पहले लेकर एक नॉर्मल एच निकाल दिया।
कि एच स्टार बराबर 1/3 बीटा, दिस इज द ऑप्टिमल इंडिपेंडेंट आवर। देखो कितना सिंपल था। मतलब आपने सिंपली इस यूनिटी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, आपको 9 नंबर आराम से मिल गया। बी पार्ट बस आपको क्वेश्चन बस समझना था कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। बी पार्ट में देखते क्या बोला। बोला अज्यूम नो दैट टू रूममेट्स कैन कोऑर्डिनेट। एक तरीके से मर्जर वाला कंसेप्ट आ चुका है जो आपने एक्सटर्नलिटीज में पढ़ा था कि एक स्टील कंपनी एक सीसर कंपनी दोनों मर्ज करके तब आप काम करेगी। कहता है अगर टू रूममेट कैन कोऑर्डिनेट, आपस में कोऑर्डिनेट कर ले, चूजिंग एच आई एच जे टू मैक्सिमाइज द ज्वाइंट यूटिलिटी, वो आप अपने यूटिलिटी को मतलब ज्वाइंटली अगर मैक्सिमाइज करना चाहे तो ऑप्टिमल आवर क्या होगा। तो मैंने वही किया है, देखो। तो ज्वाइंट करेगा तो ये आई का है, ये जे का है। टोटल यूटिलिटी मतलब आई और जे को मिला के मैंने एक नया यू मान लिया, तो ये कैसे होगा, आई के लिए ये सेम, फिर जे के लिए सेम फंक्शन में जहां जहां आई था वहां वहां मैंने जे लिख दिया। क्लियर है। अब इसको मैंने सॉल्व किया, यू बराबर मेरे पास ये आ चुका है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड एच आई के करस्पॉन्ड में, तो मेरे पास ये आ गया। अब अज्यूमिंग दोनों सिमेट्री है तो एच आई एच जे बराबर एच, तो जहां जहां पे एच आई एच जे था वहां वहां पे एच मैंने पुट किया, तो मेरे पास एक एच स्टार आ गया, दैट इज 1/4 बीटा। अगर दोनों मिलकर ज्वाइंटली अपने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करेंगे, वो इतना एच स्टार की वैल्यू जाएंगे। क्लियर है। चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया, दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5। क्योंकि डायरेक्टली किसी टॉपिक को आप मतलब चाहो तो आप हिंट नंबर 4 एंड 5 से रिलेट कर सकते हो, जहाँ पे आपने मर्जर्स में कैसे प्रॉफिट चेंज होता है, इंडिविजुअली कैसे करता है, जो आपने सीखा है, तो वहां से थोड़ा आप रिलेट कर सकते हो। बट ये ऐसा मतलब डायरेक्टली उससे नहीं दिया गया है, इनडायरेक्टली आप रिलेट कर सकते हो। और 18 मार्क्स में पूछा गया, बस एग्जामिनर इतना जानना चाहता है कि आपको क्वेश्चन इंटरप्रेट करना आता है या नहीं आता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, कहला द प्रॉब्लम विद द मेजोरिटी वोटिंग एंड रैंक ऑर्डर वोटिंग। ओके, वेलफेयर से कंसेप्ट पूछा गया है। ओके, सो ये टोटल टोटल क्वेश्चन नंबर 6 आपको यूनिट नंबर 2 से पूछा गया। तो यूनिट नंबर 2 से पहले 24 पूछा गया था, प्लस में 18 ये आ गया, तो ये एक तरीके से 42 मार्क्स का आ गया यूनिट नंबर 2 से। देखो कितना इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 2। तो वेलफेयर में आपने पढ़ा था, एक तो वोटिंग का कंसेप्ट था, एक मेजोरिटी वोटिंग और एक रैंक ऑर्डर वोटिंग। कहता इन दोनों में ना प्रॉब्लम आता था, जिससे कि एजेंट जो है वो मैन्युपुलेट होगा। इसी चीज को आप एग्जांपल के हेल्प से एक्सप्लेन कर दो। तो याद करो, मेजोरिटी वोटिंग में इंट्रांजिटिविटी आता था, याद आ रहा है। और रैंक ऑर्डर वोटिंग में आप ऑर्डर को जैसे ही मतलब एक एक्स्ट्रा जैसे वेरिएबल को ऐड करते थे, तो पूरा का पूरा आंसर ही चेंज हो जाता था। तो ये दोनों मैनिपुलेट होते थे ना एक तरीके से, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। और दूसरे कंडीशन में बोला कि स्टेट एंड एक्सप्लेन एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम। एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम क्या कहता था, कुछ प्रॉपर्टीज थी जो प्रॉपर्टीज साइमल्टेनियसली होल्ड नहीं होगी। अगर साइमल्टेनियसली होल्ड होती है तो एक डिक्टेटरशिप आ जाएगा। इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा था एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम। वही चीज लिखा गया, देखो ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं मेजोरिटी वोटिंग का कंसेप्ट क्या है। मैंने बोला कि कंसीडर, एग्जांपल से आपको समझाना था इसलिए मैंने एग्जांपल लिया है। बोला कंसीडर 3 इंडिविजुअल ए बी सी, 3 इंडिविजुअल है मतलब 3 पर्सन ए बी सी, और अल्टरनेटिव है एक्स वाई जेड के कॉरस्पॉन्ड में। मान लीजिए बंडल है, कुछ भी हो सकता है, या पार्टी है, कुछ भी ऐसा है। जो पर्सन ए है इसकी जो प्रीफरेंस है ना, ये एक्स को ज्यादा मानता है इन कंपेयर टू वाई, और जेड से ज्यादा वाई, मतलब जेड से ज्यादा वाई और वाई से ज्यादा एक्स। एक्स के लिए सबसे बढ़िया है, उसके बाद वाई सबसे बढ़िया है, उसके बाद जेड सबसे बढ़िया है। जो एजेंट बी है इसके लिए वाई सबसे बढ़िया है, जेड सबसे बढ़िया है, फिर जाके एक्स है। और जो एजेंट सी है इसके लिए जेड सबसे बढ़िया है, उसके बाद एक्स है, उसके बाद वाई है। क्लियर है। कहता है अगर एक बात बताओ, एक्स वाई से बड़ा है और वाई जेड से बड़ा है, तो एक्स को जेड से भी बड़ा होना चाहिए। लेकिन सी क्या करता है, एक्स को जेड से छोटा रखता है। ऐसा ही होना चाहिए ना, सिर्फ एक्स वाई से बड़ा है, वाई जेड से बड़ा है, तो एक्स को जेड से बड़ा होना चाहिए। बट यहाँ पे जेड तो एक्स से बड़ा दिख रहा है सेकंड इस वाले में। इसका मतलब क्या है, ये इनट्रांजिटिविटी आ गया। तो मेजोरिटी कंपैरिजन जो है मेरे पास यहाँ पे, ये इनट्रांजिटिविटी को क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। अब इसे मैनिपुलेशन कैसे होगा, यहाँ ध्यान से देखो। कहता है अगर मैं एक्स और वाई के लिए वोटिंग कराऊं, बस एक्स और वाई के बीच में चेक करूं, ठीक है, तो एक्स और वाई के बीच में चेक करूं तो ए बोलेगा एक्स बढ़िया है, बी बोलेगा यहाँ से वाई बढ़िया है। ध्यान से देखो, अगर मैं एक्स और वाई के लिए बात कर रहा हूँ, एक्स और वाई, एक्स वर्सेस वाई की मैं बात कर रहा हूँ, तो ए बोलेगा एक्स बढ़िया है, मतलब एक्स वाई से अच्छा है, इस तरीके से बोल लो। और बी बोलेगा कि वाई जो है एक्स से बढ़िया है और जेड से भी बढ़िया है, और सी बोलेगा जेड जो है एक्स और वाई दोनों से बढ़िया है। तो फाइनल देखो, जेड सबसे ज्यादा बेटर हो गया ना। अगर एक्स और वाई को हम देख रहे हैं, बस ओनली एक्स और वाई को देख रहे हैं, तो जेड जो है वो एक्स से भी अच्छा हो गया, वाई से भी अच्छा हो गया। तो जब हम एक्स और वाई के बीच में बस चेक कर रहे हैं, तो मेरे पास सबसे बेस्ट
फेस जेड का मिल रहा है और आउटकम आपका जेड निकल रहा है। लेकिन जब आप जेड और एक्स के बीच में चेक करोगे, तो जेड और एक्स के बीच में जब चेक करोगे, देखो वाई, उन दोनों से बेटर आपको वाई निकल जाएगा। तो ऑन दैट टाइम जो फेस आपको दिखेगा वाई का दिखेगा, तो आउटकम वाई आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, जब मेजोरिटी वोटिंग की बात करते हैं, इससे आप मैनिपुलेट हो रहे हो बाय कंट्रोलिंग द ऑर्डर इन विच अल्टरनेटिव आर वोटेड अपॉन। जैसे जैसे आपने ऑर्डर चेंज किया, पहले एक्स और वाई में देखा तो जेड अच्छा कहला गया, फिर जेड और एक्स में देखा तो वाई अच्छा कहला गया। इस तरीके से जैसे जैसे आप ऑर्डर को चेंज करते हो, तो आपका फाइनल आउटकम भी चेंज हो रहा है। अगर ये फाइनल आउटकम यहाँ पे भी सेम रहता है, यहाँ पे भी सेम होता है, तो फिर बोलते हैं मैनिपुलेट नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे फाइनल आउटकम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसलिए आप मैनिपुलेट हो रहे हैं। सिमिलरली कहता है रैंक ऑर्डर वोटिंग में क्या प्रॉब्लम है। अगेन मैंने बोला, मान लेते हैं दो पर्सन है, ए और बी। ए कहता है एक्स वाई से बड़ा है, एक्स जो है सबसे अच्छा है, उसके बाद वाई, उसके बाद जेड। बी कहता है कि वाई सबसे अच्छा है, फिर जेड, फिर एक्स। कहता है बिल्कुल सही। कहता है मान लेते हैं एक्स और वाई के बीच में इलेक्शन होता, इलेक्शन की बात, मतलब कोई पार्टी है, एक्स वाई जेड पार्टी है, और एक्स और वाई के बीच में इलेक्शन होता, तो ए क्या बोलता, ए देता, ए के लिए सबसे बढ़िया था एक्स, और उसके बाद था वाई, तो मतलब ए रैंक देता एक्स को 1 और वाई को 2। बी रैंक क्या देता, बी रैंक देता वाई को 1 और एक्स को 2। तो टोटल रैंक जब जोड़ते हैं तो एक्स के लिए भी 1 + 2 3 आता, और वाई के लिए भी 1 + 2 3 आता। तो यहाँ पे मैच क्या हो गया, टाई हो गया, रिजल्ट आपका टाई हो गया। लेकिन अगर आप जैसे इसमें आपने एक एक्स्ट्रा पार्टी जेड को इंट्रोड्यूस कर दिया, कहते हो नहीं आपने एक और पार्टी है जेड, आप निकालो क्या होगा। तो आप जब निकालोगे तो ए के लिए सबसे बढ़िया एक्स है, तो रैंक दे देगा 1 एक्स को, उसके बाद वाई है तो रैंक दे देगा वाई को 2, उसके बाद जेड है तो रैंक दिया जेड को 3। बी के लिए वाई सबसे बढ़िया, तो रैंक दिया वाई को 1। जेड उसके बाद उसके लिए बढ़िया था, तो रैंक दिया जेड को 2। उसके बाद एक्स था तो रैंक दिया एक्स को 3। आप सबका रैंक ऐड करते, तो मैं क्या देख रहा हूँ, एक्स का रैंक होगा 1 प्लस में 3, रैंक एक्स को मिला है रैंक 4। और वाई को कितना मिला, तो वाई को मिला 2 + 1 3, तो वाई को मिला है 3। तो मैं क्या दिख रहा हूँ, और जेड को मिला 3 + 2 5, तो जेड को रैंक मिलेगा 5, एक्स को मिलेगा 4, और वाई को मिलेगा 3। और याद करो रैंक ऑर्डर में जिसको सबसे कम होता है वो ज्यादा प्रीफर, लोअर रैंक वाला, लोअर स्कोर वाला ज्यादा प्रीफरेबल है। तो सिंस वाई को 3 मिला, तो यहाँ पे वाई जो है एक्स से प्रीफर हो गया था। जैसे जब तक आपने जेड को इंट्रोड्यूस नहीं किया था, तब तक दोनों एक्स और वाई आपस में इक्वल से टाई हो रहा था। लेकिन जैसे आपने जेड को प्रीफर किया, यहाँ पे मैनिपुलेशन क्रिएट हुआ, और यहाँ पे वाई प्रीफर हो गया एक्स से। इसलिए हम लोग बोलते हैं द रैंक बिटवीन एक्स एंड वाई changes because of introducing of Z. So rank order voting can be manipulated by introducing irrelevant alternative that changes final ranking. ये उन्हीं को समझ में आ रहा होगा जिन्होंने बेसिक कंसेप्ट सीखा है, अच्छे से समझा है वेलफेयर वाले कंसेप्ट में। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 9 का, आई थिंक ए पार्ट। 9 मार्क्स के लिए बहुत है। बी पार्ट में एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, जैसा कि आपको बताया था, ये क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम कहता है, थ्योरम प्रूव्स दैट नो स्पेशल डिसीजन, सॉरी नो सोशल डिसीजन मैकेनिज्म कैन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई अ सेट ऑफ वेरी बेसिक या डिजायरेबल प्रॉपर्टी। जो 3 प्रॉपर्टीज थे, इनको साइमल्टेनियसली होल्ड नहीं कर सकता है विदाउट डिक्टेटरशिप का। वो 3 प्रॉपर्टीज क्या सब था, एक तो ट्रांजिटिविटी का, दूसरा पेरिटो एफिशिएंसी का, तीसरा इंडिपेंडेंस ऑफ इरेलीवेंट अल्टरनेटिव्स का। ठीक है, कहता है अगर ये तीनों साइमल्टेनियसली होल्ड होगा तो डिक्टेटरशिप पक्का आएगा ही आएगा। तो इसी चीज को एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम कहता था, ये आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है। इस चीज को बस आपको नोट करना है, इतना आप लिख दोगे, आपका काम बन गया। ये प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है इसमें। तो आई थिंक मुझे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है भी नहीं। सो ये था क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका हो चुका है, आई थिंक ये कितने का है, 18 मार्क्स का। तो अभी तक मैं, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, तो 42 मार्क्स का क्वेश्चन आया था यूनिट नंबर 2 से। इसके बाद 30 मार्क्स का, 30 मार्क्स का क्वेश्चन आया था यूनिट नंबर 1 से। और 9 मार्क्स का क्वेश्चन आया था यूनिट नंबर 3 से। और 9, क्योंकि कुछ मार्क्स का यूनिट नंबर 4 5 का देख लिया था, मतलब इससे पहले आई थिंक यूनिट नंबर 4 से था 9 मार्क्स का। और इसको अगर यूनिट नंबर 5 से था 9 मार्क्स का, पब्लिक गुड्स वाला। ठीक है, और इसको अगर यूनिट नंबर 4 में लेके आओगे तो 18 मार्क्स ले लो। तो मतलब यूनिट नंबर 4 और 5 को एक साथ लेके चले तो 18 और 9, तो 27 लेके चलो, यूनिट नंबर 4 से 27। बट ये डायरेक्टली यूनिट नंबर 4 में मत लेके जाओ, बट फिर भी पूछा गया है तो एक वही टॉपिक वहां पे मैच कर रहा है। नॉर्मली ये मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट था, दैट्स इट। अब देखते क्वेश्चन नंबर 7 एक बचा हुआ, ये देखते। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 के भी दो पार्ट्स है, और ये यूनिट नंबर आपके मतलब 4 और 5 से ही, एक्सटर्नलिटीज के कंसेप्ट से ही है।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट 12 नंबर में पूछा गया, सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला गया? कहता है ब्लैक स्मोक इटली इन इज द ओनली रेस्टोरेंट इन अ स्मॉल टाउन दे फेसेस इनवर्स डिमांड फंक्शन। एक डिमांड फंक्शन दे रखा है और एक पोस्ट फंक्शन दे रखा है। Unfortunately, the Italy produces a lot of unsightly black smoke at the same rate as output। एक तरीके से ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। बोलो फाइंड द अनरेगुलेटेड इक्विलिब्रियम। कहता है अगर कोई रेगुलेशन नहीं होता है, मतलब प्राइवेट इक्विलिब्रियम, बताओ क्या होगा। तो प्राइवेट इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग क्या करते हैं? एम आर इक्वल टू एम सी यूज करते हैं। तो प्राइस इंटू क्वांटिटी से यहाँ से टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, उसको डिफरेंशिएट करेंगे आउटपुट से तो ये मेरे पास एम आर आ जाएगा। और फिर टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करेंगे आउटपुट से तो एम सी आ जाएगा। और एम आर इक्वल टू एम सी करेंगे, उससे जो मेरे पास आउटपुट आएगा वो अनरेगुलेटेड आउटपुट होगा। देखिए क्वेश्चन कहता है अनरेगुलेटेड इक्विलिब्रियम मोनोपोली की तरह ट्रीट करो। एम आर इक्वल टू एम सी होता है तो पहले आप एम आर निकाल लोगे, फिर आप एम सी निकाल लोगे। एम आर एम सी को इक्वेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? क्यू इक्वल टू 21। ये अनरेगुलेटेड आउटपुट है। इसको जब डिमांड फंक्शन में पुट करोगे तो प्राइस आ जाएगा, ये अनरेगुलेटेड प्राइस है। क्लियर? देखते हैं बी पार्ट है। बोला अज्यूम दैट एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ ब्लैक स्मोक पॉल्यूशन इसी बराबर 2Q। जो एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल कॉस्ट जो क्रिएट हो रहा है उसके वजह से वो इसी बराबर 2Q है। ये टोटल एक्सटर्नल कॉस्ट है। मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू से, तो 2, तो मतलब मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट आ जाएगा 2। कहता है मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट है 2, तो बताओ सोशल ऑप्टिमल क्या होगा? तो क्या करते हैं हम लोग, ये टोटल कॉस्ट था, मार्जिनल एक्सटर्नल मेरे पास 2 आ गया, तो सोशल मार्जिनल कॉस्ट मेरे पास 6 आ जाएगा। तो सोशल ऑप्टिमम के लिए हम क्या करते हैं? सोशल मार्जिनल बेनिफिट मस्ट बी इक्वल टू सोशल मार्जिनल कॉस्ट। तो मेरे पास जो प्राइस गिवन था, मतलब मार्जिनल बेनिफिट वाला फंक्शन जो गिवन था, इसी को बोलते हैं, जो पी इक्वल टू दिस गिवन है, ये जो गिवन है इसी को बोलते हैं लोग मार्जिनल बेनिफिट वाला फंक्शन। तो आज हम लोग जो है क्या करेंगे, पी को इक्वेट कर देंगे इक्वल टू किससे? सीधा एस एम सी से। एस एम सी से नॉर्मली याद करो, पी बराबर एम आर होता था, एम आर इक्वल टू एम सी, इस तरीके से चूज करते थे। आज पी इक्वल टू, बट इस केस में ऊपर वाले केस में एम आर अलग था, बट जब मार्जिनल बेनिफिट निकालेंगे तो हम लोग पी को ही कंज्यूम लेके चलेंगे। तो पी इज इक्वल टू एम सी प्लस में एम ई सी, और एम सी प्लस में एम ई सी को हम लोग बोलेंगे सोशल मार्जिनल कॉस्ट। तो ये मेरे पास सोशल मार्जिनल बेनिफिट है जो डिमांड फंक्शन गिवन था, ये मार्जिनल सोशल मार्जिनल कॉस्ट आया। सॉल्व करेंगे तो क्यू इक्वल टू मेरे पास 38 आया, तो पी इक्वल टू मेरे पास 6 आया। तो कहता है कि आप जब सोशल ऑप्टिमल निकालोगे ना तो आपको 38 आपको बनाना चाहिए। आप ध्यान से कुछ और चीजें इसमें इंटरेस्ट आएगा, ध्यान से देखो। इफ द रेगुलेटर इज टू सीक द सोशल ऑप्टिमल आउटपुट तो व्हाट पॉल्यूशन क्वाटा वुड सी सेट। तो कितना पॉल्यूशन सेट करना चाहिए, ध्यान से देखिए। कहता है सिंस पॉल्यूशन इज प्रोड्यूस एट सेम रेट एट आउटपुट क्यू, तो पॉल्यूशन क्वाटा वुड बी 30 है। मतलब जो आपके पास पॉल्यूशन जो आ रहा था वो क्यू के रेट से आ रहा था ना, क्वेश्चन में गिवन था इक्वल टू क्यू। तो याद करो सब्सिडी या टैक्स या कोई भी चीज को सेट करते हैं तो वो इक्विलिब्रियम आउटपुट जो ऑप्टिमम लेवल वाला होता था उसके बराबर करते हैं। कौन सा ऑप्टिमम लेवल वाला आउटपुट? सोशल ऑप्टिमम वाला, उसके बराबर करते हैं। तो वो क्या होना चाहिए? 38 के बराबर होना चाहिए। यही बेसिकली गिवन है। अब आगे क्या बोला गया? कहता इफ द रेगुलेटेड इज टू सीक द सोशल ऑप्टिमल आउटपुट व्हाट एमिशन फी वुड सी सेट। एमिशन फी क्या होना चाहिए? मतलब एक तरीके से टैक्स की तरह ट्रीट करो इसको आप। जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्रिएट हो रहा था उसके कम करने के लिए या पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्या इमिशन फी होना चाहिए? ध्यान से कहता लेट टी बी दी इमिशन फी। तो लेट टी अगर इमिशन फी होगा तो न्यू एमसी नया मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? पुराना वाला 4 था उसमें उसका एक कॉस्ट और ऐड कर दो, टैक्स रेट वाला। मतलब जो पहले कॉस्ट था आउटपुट का पर क्यू का, जो पहले कॉस्ट फंक्शन था जो भी गिवन था, कहाँ गया पर को, ये जो था पर कोस्ट का, इसमें ऐड हो जाएगा ना एक और कोस्ट कि जितना आप पर बनाओगे उतना आपको इमिशन फी देना पड़ेगा। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू तो 4 प्लस में टी क्यू का टी आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ चुका है? न्यू एमसी आ गया है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है एम आर इक्वल टू एम सी, इसको इक्वेट करो तो टी बराबर -17 आ गया। अब आप लोग को थोड़ा चक्कर आने लगा होगा, सर यहाँ पे माइनस कैसे आ गया? ये तो पॉजिटिव होना चाहिए, माइनस आ गया तो ये सब्सिडी की बात कर रहा है। बिल्कुल सब्सिडी की बात कर रहे हैं। क्यों? एक बात बताओ, पता आप सोशल ऑप्टिमल आउटपुट आपने बोला था 38, और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज में याद करो क्या होता था? ओवर प्रोडक्शन होता था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले से अंडर प्रोडक्शन हो रहा है। कहता है सोशल ऑप्टिमल आउटपुट होना चाहिए 38, बट वो तो पहले से 21 पहले से कम ही बना रहा है। तो मार्केट में वो कम ही कोशिश कर रहा है देने का।
अगर वो ऑप्टिमल आउटपुट बनाने के लिए जाएगा तो उसको एक उल्टा सब्सिडी मिलना चाहिए, जो कि क्वेश्चन के लैंग्वेज से मैच नहीं करता है। बट जब न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे ना तो आपके पास यही आएगा, दिस पी माइनस 70 which is actually a subsidy of 17 per unit because the monopoly is under producing already, so the significantly to drive आपको 38 पे जाने के लिए प्राइस में क्या करना पड़ेगा, अप करना पड़ेगा। तो आपको पी माइनस 17 होगा। अच्छा, कुछ बच्चा ऐसा कहता होगा जो इमिशन फी होगा ना वो इक्वल होगा किसके, मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट के, जो नॉर्मली हम लोगों ने पढ़ा था। तो वो आप डायरेक्टली यूज करते कब करते, जब परफेक्ट कंपटीशन का कंसेप्ट चल रहा होता है। यहाँ पे ये मोनोपोली का कंसेप्ट चल रहा होता है तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, आप एक इक्विलिब्रियम कंडीशन को लगाकर तब यूज आप करो। क्लियर है? जिससे कि देखो यहाँ पे टी मेरे पास माइनस 17 आ गया। बाकी किसी और के पास किसी और तरीके से किसी ने सॉल्व किया तो प्लीज मेरे साथ आप शेयर करें। चलिए, तो वो 7 का ए पार्ट था, 12 मार्क्स में, बहुत सिंपल था, आराम से आप कर सकते हो। अब आते हैं लोग 7 के बी पार्ट में। 7 का बी पार्ट क्या कहता है कि बबीता एंड रीता आर टू स्टूडेंट हु आर शेयरिंग अपार्टमेंट फॉर द ईयर, ठीक है, इन फ्री मार्केट स्पोर्ट 5 ईयर ऑल टीवी गिवन है। एक टीवी उनको लेने की मतलब कोशिश वो करना चाहता है। दैट वुड गेट इन देयर लिविंग, जो भी है छोड़ो। बबीता यूटिलिटी फंक्शन ये दे रखा, बबीता का जो यूटिलिटी फंक्शन है टीवी से जो मिलेगा और एमबी मतलब बाकी चीजों से जो मिलेगा वो इस तरीके से गिवन है। रीता का मेरे पास ये गिवन है, रीता का बेसिकली बोला इन दिस एक्सपेंशन एम बी एम आर इज द अमाउंट ऑफ मनी बबीता रीता जो कि दूसरे गुड्स के लिए, प्राइवेट गुड्स के लिए कंज्यूम करेगा। टीबी बराबर 1 अगर वो टीबी लेता है, और टीबी बराबर 0 अगर वो नहीं लेता है। तो ये पहले अगर नहीं भी मेंशन होता है आपको पता होना चाहिए। कहता है इफ दे डू नॉट गेट द टीबी, मतलब टीबी इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब बबीता हैज WA डॉलर टू स्पेंड, मतलब बबीता के पास जो मनी इनकम है वो WA है, रीता के पास WR है। बोला फाइंड दी बबीता रीता रिजर्वेशन प्राइस फॉर द टीबी। सिंपल है ना? कैसे है? लेट आर बी दी रिजर्वेशन प्राइस ऑफ फॉर टीबी और बबीता, ऐसे ही निकालते, कंसेप्ट तो पहले से पढ़ लिखा है आप लोगों ने। मैंने बोला मान लेते हैं बबीता के लिए टीवी का जो रिजर्वेशन प्राइस होगा वो आरबी होगा। तो रिजर्वेशन प्राइस क्या होता है कि मैं मैक्सिमम उतना पे करूँ सो दैट कि विदाउट टीवी और विथ टीवी मेरी यूटिलिटी सेम है। तो यूटिलिटी विदाउट टीवी मतलब टीवी इक्वल टू 0, और विथ यूटिलिटी विथ टीवी जब टीवी इक्वल टू 1। तो हमने क्या किया, बबीता का यूटिलिटी फंक्शन में अगर विदाउट टीवी कितना यूटिलिटी होगा, तो विदाउट टीवी मतलब टीवी की प्लेस पे 0 पुट कर देंगे, टीवी प्लेस पे 0 पुट कर देंगे तो 1। और एमबी मतलब कि तो अगर मैं टीवी नहीं ले रहे हैं तो पूरा का पूरा जो WA है मतलब जो मेरे पास पैसा है वो मैं बाकी सामान पे खर्च करूंगा, तो मैं पूरा का पूरा एमबी लूंगा, तो मतलब W। क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं टीवी लेता हूं तो 1 टीवी की जगह पे 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो 1 + 1 2। और मैं बाकी सामान पे कितना खर्च करूंगा, तो WB - RB, मतलब बबीता के पास जितना पैसा था। आ गया बबीता का, आई थिंक यहाँ पे बी होगा, WB होगा, WA नहीं WB होगा। तो WB मतलब बबीता के पास जितना पैसा था एंडोमेंट, उसमें से उसने जो भी अपना रिजर्वेशन प्राइस टीवी के लिए दिया उसको माइनस कर दोगे तो बचा हुआ क्या करेगा वो, बाकी सामान पे खर्च करेगा। इन दोनों को आपस में इक्वेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आरबी बराबर जो मेरे पास ये आया है, दिस इज द रिजर्वेशन प्राइस फॉर द टीवी फ्रॉम बबीता। क्लियर है? सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, रीता के लिए निकालेंगे, रीता का भी वही करेंगे। टीवी नहीं लेते तो यूटिलिटी क्या होगा, टीवी लेते हैं तो क्या होगा, टीवी नहीं लेते तो टीवी की जगह पे 0, लेते हैं तो टीवी की जगह पे 1। और अगर लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने रीता का जो यहाँ पे यार WR होगा, इसको ठीक कर लेना यार। यहाँ पे WR आएगा, WB नहीं आएगा, सॉरी। ये मैंने एक चीज गलत कर दी, WB ना आते हुए WR आएगा। तो हो सकता है आप लोगों को जब मैं प्रोवाइड करूँ PDF, उस PDF में यहाँ पे WB लिखा हो तो उसको WR कर लेना, ये WR होगा। WR होगा मतलब रीता का एंडोमेंट होगा, बेसिकली मनी इनकम WR होगा एंड WR होगा। इस तरीके से आपके पास रिजर्वेशन प्राइस आ जाएगा किसका, रीता का। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 6 मार्क्स के लिए तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आराम से डुएबल भी है। सो ये क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 4 5 को रिलेट करता था। तो दिस इज ऑल अबाउट दी क्वेश्चन नंबर 7। टोटल 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे, सभी का 18 मार्क्स था, जिसमें कि आपको 5 क्वेश्चंस करने थे। आराम से आप 5 कोई भी इजी क्वेश्चन पिकअप करके सॉल्व कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ 2025 का इंटरमीडिएट माइक्रो 2 का पेपर। आपको किसी तरीके का कोई भी मान लेते हैं किसी सॉल्यूशन में मिस्टेक दिखे या कोई और ओपिनियन हो तो आप इस नंबर पे 6203360410 पे आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्लियर है? और प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, एंड कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछना। अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एवरीवन।